वेलकम टू ऑडियो बुक लिस्ट, जहां हर आवाज एक रहस्य खोलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपने बिजनेस के लिए अभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना क्यों शुरू करना चाहिए। इस पूरी ऑडियो बुक को हम 2 से 3 वीडियोस में अलग अलग पार्ट में समझेंगे। तो इसके अगले सभी पार्ट देखने के लिए अभी ऑडियो बुक लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो करेंसी को समझें, ये क्या होता है। बिटकॉइन, डिजिटल नोट, इथेरियम और लगभग 900 अन्य क्रिप्टो करेंसी बड़े बैंकों का ध्यान आकर्षित करने लगी हैं। अक्टूबर 2017 की शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स ने बिटकॉइन ट्रेडिंग ऑपरेशन शुरू करने की योजना की घोषणा की, जहां अन्य बड़ी बैंकिंग कंपनियां क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के पीछे की अवधारणा पर गहन अध्ययन कर रही हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स मौजूदा ट्रेडों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए तैयार दिखाई देता है। कम से कम एक बैंक, जेपी मॉर्गन ट्रेस, नई मुद्रा का विरोध कर रहा है। सीईओ जेमी डिमन ने बिटकॉइन को धोखाधड़ी बताया है। एक दशक से भी कम समय के इतिहास के साथ क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं, आधुनिक बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय की नींव हिला रही हैं। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी में सफलतापूर्वक निवेश और व्यापार करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका मुद्रा को स्वयं समझना है। इसकी मूल प्रकृति, इसका उद्देश्य, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण इसका इतिहास। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास जानने का अर्थ है यह समझना कि समय के साथ सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा को कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले विचार करें कि सबसे बुनियादी स्तर पर मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? मुद्रा पैसे के लिए एक और शब्द है। हालांकि आधुनिक युग में मुद्रा को सही ढंग से तरल आर्थिक संपत्ति कहा जाता है, जबकि पैसा भौतिक रूप से तरल संपत्ति है जो किसी की जेब में होती है। यह सबसे सरल परिभाषा है जो कोई पा सकता है। हालांकि मुद्रा इससे कहीं अधिक है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। यह मापने का तरीका है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है और किसी इकाई की कुल अर्थव्यवस्था पर मूल्य लगाने का एक तरीका है। मुद्रा को लेखांकन उपकरण के रूप में सोचें। यह इस बात का हिसाब रखता है कि किसी के पास क्या और कितना हो सकता है। मुद्रा का उद्देश्य क्या है? मुद्रा का उद्देश्य दोहरा है। अपने भौतिक रूप में मुद्रा पैसे लोगों को वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर जल्दी और समान रूप से सहमत होने की अनुमति देती है। मुद्रा के नॉन भौतिक रूप खाते में यह मापने का एक साधन है कि किसी सामाजिक आर्थिक उत्पादन का कितना हिस्सा किसी के पास है या हो सकता है। इस रूप में मुद्रा लेनदारों और उधारकर्ताओं को व्यापार करने, अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को बड़े लेन देन करने और सरकारों को आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से नई मुद्रा जारी करने या मुद्रा वापस लेने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम करती हैं। वास्तव में गैर भौतिक मुद्रा कोई नई चीज नहीं है। ये विश्व में व्यापक आर्थिक विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। क्रिप्टो करेंसी अपने सबसे बुनियादी स्तर पर मुद्रा के गैर भौतिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं है जिसका उपयोग समाज दशकों से कर रहा है। मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी वह मुद्रा है जो एनक्रिप्टेड क्रिप्टो है और केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से मुक्त है। यद्यपि मुद्रा का उद्देश्य ऊपर दी गए 2 सरल कारणों से कहीं आगे रहता है। समाज और अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसा कि उल्लेख किया गया है, मुद्रा एक साधन है। एक साधन के रूप में ये जॉन स्मिथ, एबीसी हेयर सैलून, टेक्सास राइडर, अमेरिका, यूरोपीय संघ और शायद एक दिन पूरी दुनिया जैसी आर्थिक इकाइयों को आर्थिक उत्पादन मापने की अनुमति देता है। इसे इस तरह समझें, अगर आप सालाना $80,000 कमाते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपका हिस्सा $80,000 प्रतिवर्ष है। अगर आप उस पैसे का कुछ हिस्सा विकासशील बाजारों या अचल संपत्ति में निवेश करते हैं तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में आपका हिस्सा बढ़ता है। अगर आप निवेश नहीं करते, यानी अपना पैसा उपभोगी वस्तुओं के अलावा किसी चीज पर बर्बाद नहीं करते, तो आपका हिस्सा $80,000 प्रतिवर्ष रहता है या किसी भी समय जो आपका वेतन जो भी हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बढ़ाने का क्या एकमात्र तरीका है विकास कर कार्यों जैसे कॉर्पोरेट वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, सरकारों और कुछ व्यक्तियों पर निवेश करना। उदाहरण के लिए एक कार निवेश नहीं है, जो कि समय के साथ कार का मूल्य कम हो जाता है जब तक कि वो कार संग्रहणीय ना हो। एक व्यापार निवेश है अगर वो बढ़ता है और लाभप्रद बना रहता है। स्टॉक के साथ भी यही बात है। मुद्रा विनिमय के साथ भी यही बात है। क्या क्रिप्टो करेंसी डॉलर से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं या उसकी जगह ले सकती हैं? जब लोग मुद्राओं में निवेश करते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि मुद्रा बढ़ती रहेगी। एक मुद्रा उस मुद्रा के आधार पर बढ़ती है।
अमेरिकी डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था गिरती है तो डॉलर का मूल्य कम हो जाता है। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो डॉलर का मूल्य भी बढ़ता है। यही बात किसी भी बाजार, किसी भी देश, किसी भी मौद्रिक या आर्थिक विनिमय के साथ भी लागू होती है। इसलिए मुद्रा का उपयोग एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में दूसरे के मापन के रूप में भी किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी इस संतुलन को खतरे में डाल दी है। इसलिए बैंकिंग हित और राष्ट्र खतरा महसूस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत विनिमय मुद्रा का वैश्वीकरण बनाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का व्याप प्रदान करने का सिद्धांत वही रहता है। सरल तथ्य यह है कि डॉलर हमेशा से वैश्विक विनिमय का मानक नहीं रहा है। इसे एक दिन विनिमय के बेहतर माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और यह भी जाएगा। यही चीजों का स्वाभाविक क्रम है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए दुनिया में मुद्रा का एक संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त इतिहास पर विचार करें। याद रखें कि स्वयं हमारे लगभग 200 वर्ष पुराना है। डॉलर के अस्तित्व में आने से पहले दुनिया में मुद्रा मौजूद थी। सुमेर से लेकर भविष्य की दुनिया तक मुद्राओं का एक संक्षिप्त इतिहास। मुद्रा की जड़ें प्राचीन सुमेर में है। सभ्यता की उत्पत्ति। किसान जब अपनी आवासीय फसल लाते थे तो अनाज को साल भर के उपयोग के लिए भंडारित किया जाता था। यद्यपि कुछ किसानों के पास बड़े भंडार स्थल मिलाने के संचालन थे, इसलिए वे उनके पास भंडार करते थे जिनके पास ऐसे भंडार होते थे। प्रत्येक को अपने अनाज के हिस्से का उस समय की अर्थव्यवस्था का हिसाब देने के लिए रसीद मिलती थी। यह अनाज भंडार रसीद अनाज को खरीदने तो बेचने की आसानी अनुमति देती थी। इसलिए सभ्यता के सामान्य आवृत्ति आगे बढ़कर कला, शिल्प और समुद्र में स्थित होने दी थी। जब तक वो ग्राफिक्स बनने के लिए निर्माण करने और क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए सेना का विस्तार करने में सबक सिखाई देता था। दूसरी सभ्यता से लेके आगा दायित्व पे हम समझ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी से यह बात है कि ऐसे समाज से काफी अलग थी, जैसे पुरानी तरह थी और इस वजह पर नई क्रांतिकारी नई मुल्ठा विश्वास और इसलिए मौजूद बन रहा है। आप मूल रूप से माइनिंग को मुद्रा मुद्रण के समकक्ष क्रिप्टो मान सकते हैं। पारंपरिक मुद्राओं में केंद्रीय बैंक तय करते हैं कि कब नकदी छापनी है और कब रोककर रखनी है। क्रिप्टो करेंसी में ये प्रक्रिया भी विकेंद्रीकृत है और इसलिए कोई भी आवश्यक उपकरणों का उपयोग करके बिटकॉइन माइनर बन सकता है। माइनिंग कैसे काम करती है? हालांकि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर चर्चा करते समय ज्यादातर लोग बिटकॉइन का जिक्र करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मतलब बिटकॉइन ही हो। ये बात भले ही भ्रामक हो, लेकिन बिटकॉइन का इस्तेमाल आज भी लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक आम नाम के तौर पर किया जाता है। हाल ही में बिटकॉइन के विकल्पों, जिनमें सबसे लोकप्रिय एथेरियम है, को दर्शाने के लिए ऑल्टकॉइन शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक क्रिप्टो करेंसी माइनर के तौर पर आपका काम सिर्फ नई करेंसी जारी करना ही नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ब्लॉकचेन पर दूसरे लोगों द्वारा किए गए लेन देन को सत्यापित करते हैं। एक माइनर को अपने माइनिंग स्टेशन को शुरू करने के लिए एक शक्तिशाली कंप्यूटर, माइनिंग रिग की ज़रूरत होती है, जिसमें उच्च प्रोसेसिंग पावर और एक उन्नत ग्राफिक्स कार्ड हो। ये उच्च स्तरीय उपकरण जरूरी है क्योंकि जटिल एल्गोरिथम को हल करने के लिए इसकी जरूरत होगी। यही क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की आधारशिला है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन को ही लीजिए। नए बिटकॉइन तब जारी किए जाते हैं जब आपका कंप्यूटर एक माइनर के तौर पर इन एल्गोरिथम को हल करके एक नया हैश तैयार कर लेता है। इसकी तुलना पहले से मौजूद हैश से की जाती है और अगर पहले से कोई समान हैश मौजूद नहीं है तो आपने व्यवहारिक रूप से एक नया सिक्का खनन कर लिया होगा। इसका मतलब है कि आपने वैश्विक बिटकॉइन नेटवर्क में एक नया बिटकॉइन जोड़ा है। उस कॉइन को जारी करने के बाद आप उसे अपने पास रख सकते हैं। फिर आप उसे अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में जोड़ सकते हैं और उसके बाद से वो पूरी तरह आपका हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करने वाले चैनलों से ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं, या जैसे कि ज्यादातर माइनर करते हैं, आप इससे विभिन्न पारंपरिक मुद्राओं USD या GPV के बदले में ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे संसाधन किसी एक क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में ही लगा दें। हालांकि कुछ लोग ऐसा करना चुनते हैं, लेकिन यह आपके माइनिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बेहद अस्थिर क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि एक मुद्रा की तुलना में दूसरी मुद्रा की माइनिंग की अवसर लागत प्रत्येक मुद्रा में होने वाले उतार चढ़ाव के साथ दिन प्रतिदिन बदल सकती है। संभावित रिटर्न के मुकाबले माइनिंग लागत को देखते हुए आज आपके लिए बिटकॉइन माइन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कल के लिए सबसे अच्छा दांव एथेरियम में होगा। चूंकि अपने निवेश विकल्पों की लगातार निगरानी और अध्ययन करना खासकर एक व्यक्तिगत माइनर के तौर पर आसान नहीं है, इसलिए नाइस हैश माइनर जैसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिसका मुख्य कार्य यह है
कि आपकी प्रोसेसिंग शक्ति को एल्गोरिदम के अनुसार आवंटित करना, जो इस समय सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आपकी माइनिंग क्षमता को काफी बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें खरीदने में कुछ पैसा लगाना हमेशा एक समझदारी भरा फैसला होता है। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर आमतौर पर आपको एक खास क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए नाइस हैश माइनर आपको सिर्फ बिटकॉइन में भुगतान करता है। माइनिंग में मुख्य जोखिम संतुष्टि का है। क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक नेटवर्क में आने वाले सिक्कों की संख्या की एक सीमा होती है। उदाहरण के लिए जब 2.1 करोड़ बिटकॉइन पहले से प्रचलन में होंगे, तब बिटकॉइन का उत्पादन बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग किसी खास क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग गतिविधि में शामिल होंगे, माइन किए जाने वाले नए हैश या ब्लॉक कम होते जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें माइन करने का आपका मौका भी कम होता जाएगा, जिससे आपकी हैश रेट कम हो जाएगी। माइनिंग उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो इन देशों में रहते हैं जहां पर बिजली सस्ती है, जो कि अधिकतर विकासशील देशों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खनन प्रक्रिया, जिसमें 24 घंटे कंप्यूटिंग गतिविधि की आवश्यकता होती है, भारी मात्रा में बिजली का खपत करती है। अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति बहुत महंगी है, तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की कीमत से ज्यादा कीमत पर खनन कर रहे हैं, तो आपके लिए क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। कभी कभी विकसित देशों में रहने वाले लोग खनन व्यवसाय में उतरने का फैसला करते हैं, इसलिए वह एक विकासशील देश में खनन केंद्र स्थापित करने के लिए जाते हैं ताकि कम लागत सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बेशक कम परिचालन लागत के बावजूद शुरुआती निवेश काफी ज्यादा होता है। आप शायद एक कंप्यूटर द्वारा संचालित खनन केंद्र स्थापित करने के लिए सबूत और सीमा पार करके किसी दूसरे देश में नहीं जाएंगे। यह व्यस्त लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के लायक होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।